तुमच्या समोरून घे बेटा, ही समोरून लाईन लाव. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे. खालच्या वरच्या हॉलमध्ये केलेली आहे. जिला परिषद अध्यक्ष संध्याताई गुरनुले, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रेणुका दुबे, महिला मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष उद्याचं स्वागत करावा. इकडे बघा, इकडे बघा. ताई इकडे जल्दी आइए, इनकी कुंडी वगैरह दीजिए. कौन सी कुंडी वगैरह दीजिए, क्या है दीजिए उनके हाथ में. वो साइड से आ जाइए, वो साइड आराम से पंचायत समिति, जिला पंचायत और उसके साथ सरपंचों की बैठक है. ये आदरणीय कुल इस प्रकार के लोक प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या 216 है. और आज की हमारी बैठक थे वो 170 लोग हमारे हैं उसके अंदर में से, भारतीय जनता पार्टी के जो सिंबल पर निर्वाचित हुए हैं, जो हमारे पैनल में सरपंच आए हैं, चुनाव के अंदर भी जीते हैं. 10 की 10 सीटें जीती हैं. पंचायत समिति की हमारी जो सीटें हैं, पंचायत समिति के अंदर में हम लोग 20 में से 17 पंचायत समिति की सीटें हमने जीती थी. टोटल लोकल बॉडी से लेकर के पिछले अनेक चुनाव में हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के अंदर में अच्छा काम कर रही है. और सुधीर जी के नेतृत्व के अंदर में वित्त मंत्री रहते हुए एक बल्लारशाह नगर पालिका बी ग्रेड की नगर पालिका है. मुंह में करीब हमारे को 1000 करोड़ रुपए की विशेष निधि, विकास निधि दी. ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, कभी ये पश्चिम महाराष्ट्र में बारामती पवार साहब के यहाँ पर हुआ करता था, वेस्टर्न महाराष्ट्र के अनेक जगह पर ऐसे अंदर में करीब 1000 करोड़ रुपए इन 3 शहरों को दिए, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है. और जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर लोकसभा प्रवास के लिए आए हैं, मैं हम लोग उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ने समय निकाला और आए. राजनीति में ये कहा जाता है कि जब आपको सब जगह अच्छा चल रहा हो तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, बढ़ती हैं. एक बारी किसी ने, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे कहा कि आप तो बड़ी अच्छी आपकी प्रॉब्लम, इसे नहीं, आप प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि अगर 270 272 के लिए 2-3 कोalition पार्टनर्स हों तो आसान हो जाता है, पर अगर आपकी बहुत हो जाए. पर मैं इसलिए नहीं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी तो आपकी 100% सक्सेस एक लेवल पे हुई है, बाकी हुई है, तो आपको बधाई देना चाहता हूँ. आगे चल के आपसे लेके 2024 तक आप क्या समझते हैं कि पार्टी को, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, आपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा. मंत्री जी तो मेरे को बताएंगे ही, पर आपके मुंह से आपसे अपना सेंटिमेंट सुन के उससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. मेरा नाम अलका आत्राम, मैं महिला आघाड़ी जिला अध्यक्ष हूँ. सर, नरेंद्र मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना लाई थी वो घर घर तक, जन जन तक पहुँचने वाली थी. और हम जब घर घर तक जाते हैं, लेडीज लोगों को बातचीत करते हैं तो बहुत खुशी जताते हैं. मोदी जी के लिए महिलाएं लिख रही हैं. सर, इसलिए मैं मोदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ. पर एक आपसे अनुरोध है, आग्रह से विनती है, हम जब घर में जाते हैं तो वो बहुत ही ग्रामीण भाग है, वो उतनी उनकी आय नहीं रहती, तो हम 100 रुपये में जो गैस, उज्ज्वला गैस देते हैं तो 1100 रुपये अब भरने के लगते, तो वो थोड़ा सा दुख जाहिर करते हैं. तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि इस विषय पर आप ध्यान दें. तो धन्यवाद सर. माननीय मंत्री महोदय, मैं आयुष्मान भारत की योजना के बारे में बोल रही कि मेरा नाम संध्या गुरनुले है. मैं पूर्व जिला पंचायत की प्रेसिडेंट थी और अभी तालुका की अध्यक्ष भी हूँ. एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाई आयुष्मान भारत, वो योजना बहुत सुंदर है.
लेकिन ये महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी का सरकार था, तो 2.5 साल से उसकी जो लिस्ट है, उसकी जो योजना है, वैसा नहीं कि उसका फायदा नहीं हुआ। जो लिस्ट है उसकी पब्लिसिटी भी नहीं हुई। जिनके लिस्ट में और लाभार्थी का नाम है, लाभार्थी को मालूम भी नहीं कि मेरा नाम आयुष्मान भारत में है। और वहाँ जो जिसको मालूम हो गया तो उसका नहीं क्या, वेबसाइट बंद रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट बंद रही थी, तो उसका फायदा लाभार्थी को नहीं मिलता। अभी हमारी सरकार है, भाव है, तो अभी ये फायदा होगा। लेकिन वेबसाइट के बारे में जो लाभार्थी जाते तो उसके जो पेपर्स है, वो लाभार्थी के पेपर, जो लाभार्थी कैंसर से ग्रस्त है वो लाभार्थी जाते तो उसके पेपर यानी वेबसाइट बंद रहती तो उसको लाभ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुष्मान भारत योजना के बारे 1-2 चीज़ें अपने दिल से आपको बताना चाहता हूँ। ये जो योजना है, इसमें खासियत ये नहीं है सिर्फ कि एक परिवार में 5 लाख रुपए की सुविधा होगी 1 साल में, जिसमें इलाज, पहले तो डायग्नोसिस के लिए, इलाज करवाने के लिए, दवाइयों पे खर्चा, ऑपरेशन कराने के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर। एक और बहुत बड़ी वो है, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और किसी कारण आप हिमाचल प्रदेश से गए, मुंबई आए, तो आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड है, आपका यहाँ पे भी इलाज हो सकता है। तो ये स्कीम बहुत ही सफल रही है और उसका रोल आउट हुआ। समस्याएं वहाँ आई है जहाँ पे हमारी सरकार नहीं रही। अब जैसे दिल्ली में एक बड़े प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं उनको, उनका नाम है, अब मैं नाम क्यों लूँ, वो दिल्ली में नहीं लागू करते। अरे हमने कहा यार ये तुम, दिल्ली की जनता के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक करते हैं। अरे जब महामारी आई तो पता नहीं लगा मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ गई, क्या हुआ, इन्होंने ऑक्सीजन शॉर्टेज डिक्लेयर कर दी। अरे मैंने बोला यार जितनी तुम ऑक्सीजन मांग रहे हो, तुम्हारी अभी दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के करीब होगी, ये मेरी असेसमेंट है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी जनसंख्या 26 करोड़ है, उनकी डिमांड ऑक्सीजन की नहीं थी। ये तो मुनाफाखोरी कर रहे थे कुछ लोग। अब कौन कर रहे थे उसमें मैं राजनीतिक में चीज में नहीं पढ़ना चाहता, पर एक इतनी बढ़िया स्कीम है, केंद्र की तरफ से टोटल अवेलेबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें साथ चलना है। भाई जी आपने जो बात की, आपने अपने कमेंट का आंसर भी दे दिया, उत्तर भी दे दिया कि अब हमारी सरकार आई है, लिस्टें भी बन जाएंगी, वेबसाइट भी हो जाएगी। मैं तो चाहूंगा कि ये एक ऐसी स्कीम है जैसे हर एक भारतीय नागरिक के पास वो क्या होता है, आधार का कार्ड होता है, ऐसे आयुष्मान का कार्ड भी अपने बटुए में लेके चलो। कहीं भी आपको मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत हो कुछ, और मैं जो मनसुख भाई से बात करता हूँ, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हम दोनों महामारी के दौरान हम जीएम के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स थे। अभी तो हमारे यहाँ इतने मोदी जी की सरकार में तो ऐसे लोग हैं, और मोदी जी के से इंस्पिरेशन लेके वो तो इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं। पर वो जो स्टेट्स हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपके यहाँ भी 2.5 साल जो डिरेलमेंट हुई, आपके यहाँ सिर्फ ये थोड़ी ना हुई, और कई हुई है। इतनी हमारी वो मेरी अर्बन में वो मेट्रो का वो अरेस्ट हेड था, वो सब इतना नुकसान हो गया हमारा। देखिए क्योंकि आप समय में काम नहीं करोगे तो उसके बाद जब कर लाओगे तो फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। पर मैं आपको बिल्कुल बड़ी कॉन्फिडेंस से बताना चाहता हूं कि जो भी समय हो गया थोड़ा हमने खो दिया, अभी जो हमारी सरकार है और ये एकदम वो खोए हुए समय को पूरा कर देंगे, और आयुष्मान भारत का जो यहाँ पे फुल रोल आउट है वो इंश्योर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम दूसरी तरफ भी है, क्योंकि आपने आयुष्मान भारत के लिए अंदर रेट्स थोड़े कंट्रोल रखे हैं, तो कुछ हॉस्पिटल्स जो कहते हैं कि भाई हम इस रेट पे नहीं करना चाहते, तो उनके साथ बातचीत होगी। और अल्टीमेटली आप जो कह रहे सही है, इसकी कवरेज को बिल्कुल यूनिवर्सल सब पे लागू करने के लिए हमें ट्रीटमेंट सेंटर्स उनको और एम्पैनलमेंट करना पड़ेगा। आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा ये एक अध्यक्ष ग्रामीण, मंत्री महोदय मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े हिंदुस्तान के 130 करोड़ में आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि आम गरीब आदमी को
गरीब लोगों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज दे रहे। बहुत बड़ा दिल है और बहुत बड़ी योजना है, इसलिए मोदी जी का हम सब गरीब लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्र शासन का भी धन्यवाद देते हैं। मंत्री महोदय, ये गरीबों का 5 किलो अनाज जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत जो गरीब रहते हैं ना उनको बहुत मायने रखता है। मंत्री महोदय, अभी ये योजना में पहले 3 किलो गेहूं आता था और 2 किलो चावल आता था। हमारा जो क्षेत्र है ये चावल का है, यहाँ पे चावल काफ़ी मात्रा में मिलता है, हम लोगों को गेहूं की कर रहे। तो अभी क्या किया है, अभी ये योजना में 1 किलो गेहूं दे रहे और बाकी 4 किलो चावल दे रहे। तो हमारी ये मांग है कि जो जो चावल क्षेत्र है उनमें 3 किलो गेहूं दिया जाए और 2 किलो चावल दिया जाए। मैं विश्वास है कि आपने औरों के भी ये की होगी, महाराष्ट्र से भी गई होगी। जी जी। पर आप एक चीज देखिए, ये जो योजना थी मार्च 2020 में जब टोटल लॉकडाउन तब शुरू की गई थी, पर अभी तो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। आप ये नहीं समझते कि ये योजना को शायद मैंने नहीं कहा, आपने कहा वाइंड अप कर, पर थोड़ा ऐसे जो भी ऐसी योजना होती है तो मतलब ये देखिए, खुदा ना करे कल जरूरत फिर पड़ेगी फिर, पर मैं मेरा व्यू नहीं है, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा जानकारी कर रहा हूं कि ये देखिए अभी उस समय ऐसी स्थिति थी और हमने मोदी जी ने पर्सनली इसको देखा। 217 करोड़ वैक्सीन डोजेस, 217 ना जैसे करोड़ वैक्सीन डोजेस मुफ्त बांटे। मेरे बताइए, आप में हमारे बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, आप में से कोई है जिसको 2 डोज नहीं लगी हो? एक भी नहीं होगा, सबको 2 डोज लगी है। आप में से कईयों को तीसरी डोज भी लगी है ना? बताए, हाथ उठाइए, देखिए देखिए, तीसरा डोज भी लग गया। जो हाथ नीचे है वो 30 सितंबर तक लगवा लो। और हालत ये है कि देखिए, हम बड़े बातें करते हैं बाकी देश में ये हो गया वो हो गया, हम बहुत देखते हैं। इस समय आपको पता है चीन में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है? पूरे शहर, बड़े बड़े शहर बंद पड़े हैं, क्योंकि उनको ये डर है। और मैं प्रेस के लिए नहीं कह रहा भाई, दिस इज अ फैक्ट, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करने आया। देखिए, मोदी जी ने जो कर दिखाया हेल्थ सेक्टर, हम कभी ये इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था। कौन बनाता था मास्क और वो क्या कहते हैं पीपीई किट और वो क्या ऑक्सीजन, क्या वो कॉन्सेंट्रेटर और वैक्सीन। ये दूसरी सरकार जो थी कांग्रेस की 2004 और 2014 के बीच में, इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन बनाने की व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया। और महामारी के दौरान ये क्या बातें कर रहे थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? मैंने एक और मैंने कहा राजस्थान में आप कूड़े में फेंक रहे हो, पंजाब में मुनाफाखोरी कर रहे हो, ये तो एक लोग है। देखिए मोदी जी ने जो, देखिए मोदी जी, हम मोदी जी को 20 साल हो गए, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री जो उन्होंने वहां पे विकास का कार्य किया, पर एक लीडर की जो असली पहचान है वो नॉर्मल टाइम में नहीं होती। लीडर की असली पहचान पता लगती है जब संकट के समय, जब एकदम ऐसी चुनौतियां सामने आ जाए, लोग को लग रहा था पूरा सिविलाइजेशन बंद होने वाला। मैं तो यूएन में एम्बेसडर था, जनीवा में और न्यूयॉर्क में, और मैं WHO को भी एक्रेडिटेड था। तो हमने सारे ये बाकी जो पेंडेमिक्स देखे हुए हैं, स्टार्स, H1N1, एबोला, स्वाइन फ्लू, कभी ऐसा नहीं हुआ। सार्स का मैं आज सुबह किसी को बता रहा था कि जो फेटेलिटी रेट है, मतलब कि जितनी मृत्यु होती है 17% था, इसका कम है। पर इससे जो तबाही हुई है वो जो स्पेनिश फ्लू था 1918 में, उस किस्म की। तो ये मोदी जी थे जिन्होंने एकदम हेल्थ सेक्टर को रिवैम्प किया, भारत में वैक्सीन बनाई, 217 करोड़ 217 करोड़ फ्री डोज बांटी। ये कुछ लोग मुख्यमंत्री है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा जी आप वैक्सीन प्रोक्योरमेंट क्यों कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। हम में से जो जीवन में थे, हमने कहा बड़ी जरूर इसको करने दो। 2-3 दिन कोशिश की, किसी ने इनसे बात नहीं की, क्योंकि नॉन सीरियस प्लेयर्स है। वो क्या इंपोर्ट करना चाह रहे थे, वो इंपोर्ट करेंगे, वो पता लगेगा इसमें से उनका क्या, हाँ
क्या हुआ? आपके पेट्रोल और डीजल, बहन ने यहाँ पे बात की उज्ज्वला की, उज्ज्वला के कितने करोड़ हमने वो दिए हैं। महामारी के दौरान 3 सिलेंडर और दिए हमने। और मैं ये ना खुदा ना करे, मैं तो नहीं चाहता कि अब एक ऐसी कभी प्रॉब्लम आए, पर आए तो मोदी जी देश की हित में देश जो करना होगा करेंगे। पर इन्होंने क्या किया? ये आपकी जो सरकार की पिछले 2.5 साल महाराष्ट्र में क्या किया? हम अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं दाम को कंट्रोल करने के लिए। ये किस पे कम कर रहे हैं? दारू पे, इंपोर्टेड क्या कहते हैं, फॉरेन लिकर पे 300% से जाके 120% या 150% कर दिया। और जिस पे करना चाहिए, तो ये चाहते क्या है? पंजाब की सरकार भी वही कर रही है। जो एथेनॉल पे बनना चाहिए उसको, वो जो फीड है उसको दारू के बनाने में दे दिया। कमाल है। तो ये आप जैसे कहते हैं, अभी आप बता रहे थे कि माँ जो बच्चे के लिए करती है और मोदी जी जो देशवासियों के लिए करते हैं, आप मतलब ये मान के चलिए, आप इतना नहीं सोच पाएंगे कि आपके लिए अच्छा जो मोदी जी पर्सनली आपके लिए सोचते हैं और देखभाल करते हैं। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा जो ग्रामीण भाग है वो जंगलों से लगा हुआ है, तो हमारी जो जगह है जिसमें हमारे नागरिक रहते हैं, बसते हैं वहाँ पे 30-40 साल से, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो आज भी जंगल के नाम से, इसलिए उनको घरकुल मंजूर होने के बाद भी वो उसका लाभ नहीं ले पाते। मैं पूरी तरह से, जब मैं लैंड करना था, 58% फॉरेस्ट कवर किसी जगह का हो, ये तो अपने आप में दुनिया भर में रिकॉर्ड मैंने जगह, दूसरी जगह 76 है। तो दो चीजें हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर इतना हाई है, दूसरा माइनिंग एक्टिविटी बहुत हाई है। तो एक तरह से यू आर वेल एंडाउड, दूसरी तरफ से आपके लोगों के लिए जो इसका कुछ इस पे अच्छा हम लोग कुछ सोचेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट कवर को कम किए बगैर भी लोगों को सुविधाएं दी जा सकती है। ये मेरा मानना है पर्सनल। धन्यवाद। तो मेरा एक सवाल है सर, जैसे अपने पंतप्रधान मोदी जी ने पंतप्रधान पीक बीमा योजना और किसान सम्मान योजना, ये योजना चलाई, किसान बहुत खुश हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे एरिया में WCL, पेपर मिल, स्टील प्लांट, ये जो ज़्यादा फैक्ट्री होने से वजह से पोल्यूशन ज़्यादा है। जहाँ पे जो भी फसलें होती है, फसलें वो अपने जो ये हो रहा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा, साउंड पोल्यूशन हो रहा, इसकी वजह से वो फसलें अच्छी नहीं हो रही। तो आपसे गुजारिश है कि ये पोल्यूशन कम हो और किसानों का फसल उत्पादन बढ़े। देखिए, मेरा मानना है किया जा सकता है। आज मैं जितनी मेरे को समझ आई पिछले दिनों में, मैं आपसे भी बात करूंगा और भूपेंद्र यादव जी से भी बात करूंगा। देखिए, जो हमारी पॉलिसीज हैं, पोल्यूशन कहाँ से आती है? बिल्डिंग मटेरियल से आती है, वेहिकुलर ट्रैफिक से आती है, इंडस्ट्रियल आउटपुट से आती है। हर जगह जो भी स्टेप्स लेने हैं, तो कुछ तो वो NGT वगैरह वो ले रहे हैं, पर कुछ हमें इसको एक होलिस्टिकली भी एक देखना होगा कि कैसे हम, खास करके ऐसे जिला में, मैंने भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गोद ली हुई है सोनभद्र, वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। वहाँ वाटर बॉडीज है, सब कुछ है, बट माइनिंग इतनी है, वो फ्लाई ऐश से लोगों के हेल्थ पे एकदम वो एडवर्स इम्पैक्ट है। महाराष्ट्र में हमारा एरिया तो हम ऐसा एवरेज में बताते, जो भी जिसे कोई आते हैं बाहर से अधिकारी लोग, वो बोलते कि क्या पोल्यूशन एरिया है, यानी फैक्ट्रीज है इसलिए पोल्यूशन है। तो इसलिए आपके लेवल पे अगर नहीं हम जरूर देखिए, मैं आपको इमीडिएट स्टेप्स दी जा सकती है। एक तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या कर सकते हैं हम, बाकी चीजें क्या कर सकते हैं, इसका एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाएंगे। ये मेरी इस विजिट का मेरा जो टेक अवे है वो एक बड़ा मेजर टेक अवे है। ओके, थैंक यू सर। परिषद महिला व बाल कल्याण। सर, मैंने अभी ये 5 साल में जो थोड़ा ऑब्जर्व किया है, उसमें आदरणीय भाव की तरफ से तो हमें ढेर सारी मदद मिली है। कोई भी डिपार्टमेंट में हो, उनकी वजह से हमें हर डिपार्टमेंट में हर निधि की सहायता मिली है, उससे डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है। जैसे मेरा ZP सर्कल है दुर्गापुर, वो 70% WCL के अंडर में है। तो हमने अभी तक कोविड का कोई जो काल था, उसमें भाव के माध्यम से हमने हर जगह किट बांटी, आशा वर्कर्स हो उनको भी मदद की, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मदद की, नर्सेस को मदद की, डॉक्टर्स को PPE किट दिया,
सभी कुछ दिया है। लेकिन अभी जब थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात आ रही है 70% जगह WCL की होने की वजह से, तो वहाँ पे हमें जैसे गार्डन चाहिए, एक कॉमन गार्डन होना बहुत इसेंशियल है आज के इसमें। बच्चों को खेलने के लिए हमारे क्षेत्र में गार्डन नहीं है, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो वो सब चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट करती है। तो वो हम चाहते, भाव तो निधि देने के लिए ऑलवेज रेडी, बट क्या हो रहा है कि वो WCL बोलते हैं कि हमको सेंट्रल से परमिशन लेना WCL पड़ेगा, क्या वेस्टर्न वेस्टर्न कोलफील्ड कोलफील्ड कोलफील्ड, तो वो बोलते हैं हम परमिशन नहीं दे सकते हैं आपको ऑन रिटर्न। तो प्रहलाद जोशी जी से बात, प्रहलाद जोशी से बात हाँ, करें। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट लटके हैं। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपको एकदम समझ गया। देखो आपके वो होते हैं, वो देख होती है कहीं से CSR, बट आप जो बता रही है ये प्रॉब्लम उससे बड़ी है, तो हम प्रहलाद जोशी जी से बात करेंगे इसके बाद। हम देखते हैं सर, जैसे CTPS है और हाँ इधर साइड में WCL बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। समझ गया मैं, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने कॉलीग से मैं चंद्रकांत आष्टनकर, मूल नगर परिषद इसी विधानसभा में है, वहाँ का नगर सेवक हूँ और पार्टी का महामंत्री के रूप में दायित्व संभाल रहा हूँ। मेरा एक संक्षिप्त सवाल है मुद्रा लोन के बारे में। होता क्या है कि ये सभी योजनाएं हमारी केंद्र की जो बैंकों से ही जो दी जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी बैंक है हमारे इसमें, और उसके जो बैंकर्स है, कर्मचारी है, इतने खराब रवैये से बात करते हैं लाभार्थियों के साथ, और उसमें खास करके मुद्रा लोन के बारे में। जबकि मुद्रा लोन 10 लाख तक के, 50,000 से लेके 5 लाख और बाद में 10 लाख तक के, जहाँ पे मॉर्गेज नहीं दिया जाता। अभी तो उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया है इसके बारे में कि आप बगैर मॉर्गेज के हम ये मुद्रा लोन दे नहीं सकते, यहाँ तक कि उनकी बातें शुरू हो गई है। बहुत से लोगों को वापस करते हैं, बहुत सारे इसमें हरेसमेंट बहुत हो रही है। आप मेरे को एक छोटा सा नोट दे दीजिए। बैंकिंग के नीति की प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को, इंडिविजुअल बैंक्स की डिस्बर्समेंट की प्रॉब्लम लग रही है। हमारे यहाँ पे जब स्वनिधि हमने योजना शुरू की, क्योंकि लोन अमाउंट बहुत कम था, 10,000 रुपया था, तो बैंक्स ने सोचा हमारे को ये क्या है, पर हमने फिर बैंकिंग डिपार्टमेंट से बात करके उनको खड़काया। अभी कोई 35-36 करोड़ हमने स्वनिधि को, 10,000 रुपए का अगर लोन हो तो 36 करोड़ बहुत पैसा होता है। कल अभी हमने उसको प्रधानमंत्री जी ने भी बताया। तो आप मेरे को एक छोटा नोट दे दीजिए स्पेसिफिकली, आप बेशक अनसाइन दीजिए, कुछ नहीं, तो मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ कि भैया आपकी योजना है, उसी को फ्रस्ट्रेट या आपके अधिकारी लोग कुछ बैंकों में कर रहे हैं, कौन से क्यों कर रहे हैं, क्या मेरे को दे दीजिए आप। ओके सर, थैंक यू। अभी जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा उसी के बारे में मेरा सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत या मुद्रा बैंक के बारे में, अगर कोई भी लाभार्थी बैंक में जाता है तो बैंक वाले उदासीन होते हैं, लोन ही नहीं देते। कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं, सब पैसा वगैरह खर्चा करके पूरा वो अपने का कागजात तैयार करते हैं, लेकिन बैंक वाले लोन नहीं देते। DIC के माध्यम से अगर वो केस भी चले गए तो भी वो कचरे में फेंक देते। तो मेरी राय यह है कि आपके माध्यम से अगर हो सके तो उनको थोड़ा सा बता, यानी बैंक वालों को कुछ है क्या। देखिए, मेरे कहने से तो बैंक वाला करना नहीं पड़ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी के साथ टेकअप करूंगा और उन जो बैंकिंग डिपार्टमेंट है उनसे हम एक पूरा सेशन करवाते हैं कि ये जो कंप्लेंट मैं सुन रहा हूँ ये ग्रामीण इलाकों में है, ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में है, और क्यों है इसका पता करवाते हैं। क्या उनको इंस्ट्रक्शन नहीं गई कि उसमें चॉइस की बात ही नहीं है। अगर ये केंद्रीय योजना है तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, उनका क्या कारण था। आप मेरे को ये जो भाई साहब ने नोट देंगे, आप भी मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए इसमें क्या है, मैं इसको टेकअप कर लूँ। दूसरी बात यानी ये है सर, नहीं मिलता। सही बात, मैं समझ गया। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। हमारे इधर रमाई आवास योजना है SC के लिए, शबरी आवास योजना है ST के लिए, लेकिन जो अदर्स है, अदर्स के बारे में कोई ये नहीं है। और प्रधानमंत्री के बारे में हमारा जो टारगेट होता है बहुत कम ये मिलती है। मैं आपको आंकड़े दे देता हूं। जो प्रधानमंत्री आवास बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और वो इंटरेस्ट सबवेंशन CLSS का, तो महाराष्ट्र के मेरे पास सारे फिगर्स हैं, मेरे पास चंद्रपुर के फिगर्स हैं। सवाल सिर्फ यही उठता है
क्योंकि 2.5 साल जो हमारी सरकार नहीं थी, इन्होंने क्या किया, हमारे को डिमांड भेजी, हमने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, इन्होंने वो जो पैसा है वहां नहीं इस्तेमाल किया, डाइवर्ट कर दिया। तो अभी हम उसको रेक्टिफाई, उसको करेक्ट करवा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ओनली फॉर अदर्स है सर? नहीं, अदर्स का नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जनरली अवेलेबल है, मतलब उसमें कैटेगरीज थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, लोअर इनकम ग्रुप वगैरह। और मेरा एक तीसरा क्वेश्चन है से गांवठान के लिए 2.5 एकड़ जमीन गांवठान के लिए जो भी गांव वालों के लिए उपयोगी होती है वो देना चाहिए। अब हमारे पूरे आजू बाजू में वन विभाग है, पूरी फॉरेस्ट की जमीन है, अगर जहाँ पे झुड़पी जंगल है, चराई जंगल है, वो जो गांव वाले के आजू बाजू में लगा है, वो अगर हमारे गांवठान के लिए देंगे तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो FRA या बाकी बातें हैं वो आइडेंटिफाई की है, जैसे कि आपको जमीन कौन से विषय में देनी है, हॉस्पिटल में चाहिए तो आप कर सकते हो। अब इनका कहना है कि घर बनाने के लिए भी गांवठान देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून इसको परमिट नहीं करता, क्योंकि एक बार ये आदत लग गई तो शहर में भी आसपास में लोग कहेंगे, जैसे मुंबई है, मुंबई में 104 स्क्वायर किलोमीटर की संजय गांधी नेशनल पार्क है, अब वो नेशनल पार्क में लोग कहेंगे कि मुंबई बढ़ाने दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े स्पष्ट आदेश दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी, उन्होंने कहा कि यार आप एक्टिविटी कोई स्कूल बनाना है या ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ठीक है, घर बनाने के लिए प्राइवेट जमीन जो है एक्विजिशन करनी चाहिए। तो अब इनको अगर गांवठान बढ़ाना है तो प्राइवेट जमीन 4 टाइम्स ज़्यादा रेट देके एक्विजिशन करना पड़ेगा, नहीं तो कानून में बदलाव करना पड़ेगा, जो मुझे कोई मुमकिन नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई कानून बनाएगी की घर के लिए जमीन दो। भाऊ खेळाचं मैदान आहे किंवा बाकी जर इतर आपल्या शासकीय योजनेच्या याच्यासाठी असं आहे की त्यांनी जे 12 आयटम्स ठरवून दिले आहे, त्या 12 आयटम्स साठीच जमीन देता येते, उद्या घर बांधायचं आहे नाही, तर असं आहे की साधारणतः सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहे, कारण आपल्या देशाचं वनक्षेत्र हे कमी कमी होत गेलं, 33% पाहिजे, 33% नाही, आणि म्हणून मग सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं जसं की बा हे अशा आज घरासाठी मागितली, मग उद्या अजून कोणी कशासाठी मागेल, अजून कोणी कशासाठी मागेल, म्हणून काही कायदे केले। आता तर ते कडक करावे या भूमिकेत सुप्रीम कोर्ट आहे की अजून बहुत ज्यादा कड़े होने चाहिए, अभी तो वो कम कड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम अगर नेताओं पे छोड़ दे तो ये एक दिन वोटों के लिए पूरा जंगल साफ कर देंगे, तो इसलिए वो सिर्फ जंगल साफ करने की बात नहीं है, मैं और आपसे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहे हैं, अगर मेरे को आप पूरी छूट दे देते हैं कि मैं जो जाऊं वहां पे प्रॉमिस कराऊं और उसके बेसिस पे आप मेरे को अपनी वोट दे देते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये रेवड़ियों बांटने के चक्कर में अपनी भी रेवड़ियां नहीं है, उधार लेके बैंकों से और वो फ्री बीज दे रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं। पंजाब में मैं जब अभी पीछे जो असेंबली इलेक्शन हुए तो कैप्टन साहब के साथ बैठा था, उस समय उनकी अपनी पार्टी थी, तो मैंने किसी भाषण में कहा कि आपके यहाँ तो 2,81,000 करोड़ तो कर्जा है, तो कैप्टन साहब मेरे को बोले कि ये तो ऑफिशियली है, अंदर वो 4-5 लाख करोड़ है। मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरी मेंटल वो जो है वो सिविल सर्वेंट वाली है, अधिकारी वाली है, मेरे को पहले 5,000 करोड़ 5 लाख व्हाट नो 2,81,000 करोड़ 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़। मैंने कहा यार, तो कभी पंजाब में जो है बच्चे जो है सब बाहर कनाडा और यूके जाने जा रहे हैं, और तो ये मेकअप कैसे होगा। बाद में जब मैंने जाके देखा ये उस सदर्न स्टेट्स कुछ ऐसी है, तेलंगाना, वहां पे भी यही हालत है और उससे भी ज्यादा है, आंध्रा। हैरान हो गया मैंने उसमें। आपको अगर बैंकरप्सी को क्या कहते हैं मराठी में, मतलब दिवाला बोला भाव में, हाँ दिवाला बोलवाना, तो ये ऐसी नीतियां करिए भाई, हमारे पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। हमें वोट लेने आऊंगा तो मैं आपको कुछ भी बोल जाऊंगा, और आप तो मैं कुछ ट्वीट किया हूं कहीं, वो 3 महीने के बाद दे देते हैं आपने ये कहा था, अरे मैंने उस कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा था यार, वो देख तो ले। तो बिल्कुल आप जो बात है सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्होंने ये तय कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स।
और ऐसे नहीं तो अब यहाँ पे किसी को बैठा लो, अच्छा बहन जी बहुत अच्छा, वो जी इन्होंने पंजाब में क्या किया, ये इस पार्टी ने स्टार्टअप जिसको मैं कहता हूँ, हर एक घर की महिला को 1000 रुपया महीना मिलेगा। कहाँ है, नहीं दे पाएंगे, कंगाल है अंदर से, दिवाला मतलब है ही नहीं, पैसे नहीं है। अच्छा उसको पूछो विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च करता है। आप कोई टेलीविजन चैनल ऑन करो, वो सरदार जी दे रहे हैं वहां पे, मिनट प्रोग्राम चल रहा है, हर एक अखबार में पूरा पेज का आ रहा है। तो उसका प्रायोरिटी वो है, क्योंकि वो बिलीव करता है लोगों को थोड़ा मिसलीड करने से थोड़ा समय मिल जाएगा, चुनाव में फायदा हो जाएगा। पर इसमें आप लोग जो हो लोकल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको उनको बताना चाहिए। ये बताइए किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप देंगे। अरे वो कहता है कि मैं हर एक परिवार में, तो बड़े लोगों ने वोट दिया वहां पे। पंजाब में जो असेंबली में हुआ कुछ इसलिए भी हुआ कि जो कांग्रेस और अकालियों की सरकार थी जिसमें हम जूनियर पार्टनर थे गठबंधन में, उन्होंने बहुत गलत तरीके से स्टेट्स को चलाया। उसमें हमारी हम लोग भी फंस गए। हम तो सत्ता में थे नहीं, हम तो जूनियर पार्टनर थे। को 117 सीटें कितनी वहां पे, 117 असेंबली, हमने कितना 17 लड़ते थे यार, 22 में लड़ते थे भाई, 22 मैक्सिमम जो लड़े, एवरेज में 17-18 लड़ते थे एक्स्ट्रा। तो गड़बड़ उन्होंने की, उसका दाम हमको चुकाना पड़ गया। तो आप लोगों की मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे में से भी कोई आके आपके सामने ये ऐसी, वो पंजाबी में कहावत झल्लियां मारे, मतलब इधर उधर की आपको बातें सुनाए, समझे भाई साहब बताइए कैसे करेंगे इसको, क्योंकि हर एक चीज के लिए बजटरी प्रोविजन करना होता है। मुझसे कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर एक भारतीय नागरिक, मैंने कहा 1 करोड़ की थी डिमांड असेसमेंट, वो 1 करोड़ 22 लाख सैंक्शन कर दिए हैं, 65 लाख लोगों को दे दिए हैं, 1 करोड़ 2 लाख ग्राउंडेड है। तो उसके बाद उसका मुंह चुप हो जाता है, वो बोल नहीं सकता। पर अगर हमने ये दावा किया होता और कुछ काम नहीं किया होता, वो आज हमको यहाँ पे बैठने नहीं देते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जनरल फिलॉसफी और मोदी जी के खास करके जो डिलीवरी है, डिलीवरी मतलब कि जो काम उन्होंने शुरू किया उसको कर दिखाया, यो योजनाएं जो की है, पर हमें भी करना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं, अरे भाई यार वो महामारी के लिए बनी थी, अभी तो स्थिति सुधर गई है, तो आप ही से आना चाहिए। जैसे जब मोदी जी ने वो क्या वो जो वेल टू डू लोगों के गैस कनेक्शन थे, उन्होंने खुद ही बोला, लोगों ने खुद ही छोड़ दिए। भाई जिसको नहीं जरूरत है यार, वो क्यों कर रहा है। दूसरा विषय आता या ठिकाणी चला जाए।